भारत सरकार फरवरी-2024 में नई दिल्ली में वैश्विक टेक्सटाइल फेयर का आयोजन करेगी, पीयूष गोयल। मुंबई, 2 सितंबर 2023। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल फेयर फरवरी-2024 में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर (IACC) में आयोजित करने वाली है, ऐसा केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री पीयूष गोयल ने गत शुक्रवार को शाम में बताया था। वह मुंबई स्थित हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एशिया टेक्स 2023 टेक्सटाइल ट्रेड फेयर में मुख्य अतिथि विशेष के रूप में बोल रहे थे। पीयूष गोयल ने कहा कि दिल्ली में नया विकसित IACC संकुल 123 एकड़ में फैला हुआ है। भारत सरकार भारत मंडपम में आयोजित होने वाले टेक्सटाइल फेयर में सभी वैश्विक टेक्सटाइल क्लोथिंग के खिलाड़ियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित करने वाली है। भारतीय कंपनियां भी इस वैश्विक इवेंट में भाग ले सकेंगी। नई दिल्ली के IACC के अलावा नया एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर द्वारका में स्थापित किया जाएगा, जो 50 एकड़ में फैला होगा। ग्रेटर नोएडा में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर शुरू हो गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। मुक्त व्यापार करार FTA के बारे में बोलते हुए पीयूष गोयल, जो केंद्रीय व्यापार उद्योग मंत्री भी है, ने कहा कि मेन मेड फाइबर टेक्सटाइल्स, जियो टेक्सटाइल्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स को इससे बढ़ावा मिलेगा। अब कपड़े के व्यापारियों को टेक्निकल टेक्सटाइल्स के व्यापार में भी प्रवेश करना चाहिए। टेक्सटाइल क्लोथिंग का निर्यात इस समय 40 से 45 अरब डॉलर का है। इसके कुछ वर्षों में बढ़कर 100 अरब डॉलर पर पहुंचने की संभावना है। टेक्सटाइल ट्रेड को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि उन्हें युवा वर्ग को और विशेष रूप से महिलाओं को व्यापार उद्योग में शामिल करना चाहिए। हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शिखर चंद जैन ने कहा कि अब हर वर्ष एशिया टेक्स फेयर का बड़े पैमाने पर आयोजन करने का हमारा विचार है। सभी का साधुवाद करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज एशिया टेक्स 2023 के 5वें एडिशन पे आज यहाँ आकर, वैसे मैंने सुना कई वर्षों बाद हो रहा है, तो वो भी अच्छी बात है कि आपने पुनः स्थापित किया एक पुरानी परंपरा जो एक जमाने में प्रसिद्ध भी थी, लोगों को जोड़ती थी देश भर से, और मुंबई की और महाराष्ट्र की जो काबिलियत है वस्त्र क्षेत्र में, उसको देश और दुनिया तक पहुंचाने का काम करती थी। 126 वर्ष पुरानी संस्था, जिसके साथ मुझे भी कई बार मौका मिला जुड़ने का। वर्षों पहले तो मैं आपके दफ्तर भी आया हुआ हूँ कालवा देवी में, और मुझे लगता है कि मैं कविता वगैरह तो जानता नहीं हूँ जैन साहब, इतना जरूर बोल सकता हूँ जो हमें शुरुआत से सिखाया गया था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स सामान्य लोग ही लाते हैं। कोई ऐसा कोई किसी के ऊपर लिखा नहीं है कि हम क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हमारे में इतनी क्षमता है, एक एक यहाँ दिग्गज बैठे हैं, इतनी क्षमता है कि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर सकते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भारत का व्यापारी ने भारत में नहीं पूरे विश्व में जो अपना परचम फैलाया, उनको किसी के ऊपर कभी निर्भर भी नहीं होना पड़ता है। आप फूलों की बात करते हुए कह रहे थे सुंदर फूल हैं, बीच में कुछ कांटे भी हैं। मैं समझता हूँ फूल बिना कांटे के तो फूल ही नहीं रहेंगे, और कांटे थोड़े बहुत लगते रहते हैं तो हम लोग सब भी अपना काम ज़्यादा अच्छा करते हैं। मेरे लिए भी अप्लाई करते हैं और सभी के लिए अप्लाई करते हैं, तो इससे हमें कभी उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। पर हिंदुस्तान चैम्बर का जो प्रभाव रहा है, जिस प्रकार का काम रहा है, जो बड़े बड़े लोग उसके साथ जुड़े हैं, उसको मद्देनजर रखते मुझे लगता है कि हम सबको थोड़ा आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। वास्तव में हमारा एक ऐसा समाज है और ये एक ऐसा वर्ग यहाँ बैठा है जिसने जीवन भर देने का काम किया है।
मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद है, जब मैं आया था तब आपने एक चिकित्सालय भी शुरू किया था, अभी भी चल रहा है ना? तब मुझे याद है कि उसके बारे में काफी चर्चा हुई थी, शायद एक स्कूल भी अपना। हाँ, मुझे लगता है कि अपने समाज ने तो जीवन भर देने का ही काम किया। समाज को कैसे हम और मजबूत बनाएं, समाज के लिए और क्या कर सकते हैं, और व्यापार में भी हमने सफलता पाई है। कोई व्यापार में, उद्योग में, निर्यात में हम कभी पीछे नहीं रहे। लेकिन कई बार होता है कि समय के साथ साथ अपने आप को भी रीइन्वेंट करते रहना पड़ता है, रीजॉक करते रहना पड़ता है अपने काम को। मुझे अच्छा लगा, आनंद आया पारस जी को देख के। शायद आपका थोड़ा बोझ कम करेगी ये युवा पीढ़ी जितना आगे आएगी। और मैं तो मानता हूं कि हमने एक बार पुनः विचार करना चाहिए कि इस पूरी संस्था को कैसे रिवैम्प करें और फिर से इसका रेलेवेंस और रिकग्निशन पहले तो भारत के पूरे देश के स्तर पे हो, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो। इसके बारे में भी चिंता करने की आवश्यकता है। और अगर आपकी अनुमति हो तो उसके लिए कुछ सुझाव जरूर देना चाहूँगा। मैं अभी बता रहा था, मुझे भी वस्त्र विभाग संभालने की जो सौभाग्य मिला उसको अब कई वर्ष हो गए, परंतु इस कमरे में साधारणतः आपके अलावा मुझे और कोई नहीं दिख रहा है जो ये 2.5 वर्ष में कभी कोई वस्त्र विभाग के कार्यक्रम में, चाहे सरकारी हो चाहे इंडस्ट्री एसोसिएशन का हो, कोई भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे जो बैठे हैं उनकी दिखी नहीं है। कई तो नाम ऐसे हैं जो मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। और आप सबका प्रभाव क्षेत्र बड़ा है, आप सबके काम बड़े हैं, खासतौर पे सिंथेटिक्स हो या जियो टेक्सटाइल्स हो, उसमें तो आपका काफी नामी, जो यहाँ देख रहा हूँ तो कुछ याद आ रहे हैं। इनफैक्ट बुरा ना माने तो अरविंद टेक्सटाइल्स ही मुझे एक जानकारी थी, वो भी व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध के वजह से। लेकिन यहाँ बैठे हुए सभी लोगों का ट्रेड और इंडस्ट्री के साथ जुड़ाव हमको बढ़ाना पड़ेगा। हिंदुस्तान चेंबर का जुड़ाव, बाकी जब हम इंडस्ट्री इकट्ठी होती है, और वैसे तो विशेषकर हिंदुस्तान चेंबर शुरू ही वस्त्र विभाग से हुआ था। सब वस्त्र विभाग के व्यापारी या मिल मालिक, इन्होंने ही शुरू किया था आज से 125 साल पहले। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आज की इंडस्ट्री के साथ हम थोड़ा डिस्कनेक्टेड हो गए। और मेरा तो सुझाव रहेगा कि जो अपनी अगली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जो है, युवा युवती दोनों ही, आजकल तो हमारी लड़कियां भी बहुत गौरवशाली काम करते हैं, हमको भी गौरवान्वित करते हैं, उनको जोड़ने का काम करें। अगली बार जब मैं आपके मंच पे आऊं तो पारस के साथ साथ और आपके साथ साथ सब युवा दिखे, ये आपको थोड़ा इस पर विचार, इनमें एक जिम्मेदारी का एहसास होगा। इनमें एक थोड़ी अलग अलग विषयों में, चाहे वो उद्योग का, व्यापार का विषय हो तो उसमें भी चेतना जगेगी, थोड़ा आदान प्रदान होगा विचारों का, साथ ही साथ सामाजिक काम भी आगे बढ़ेगा। व्यापार में इन्फ्लुएंस, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिंदुस्तान चेंबर का प्रभाव और बढ़ेगा। उससे व्यापार में भी लाभ होगा, क्योंकि व्यापार में टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन शुरू किया है। करीब 1400 करोड़ रुपए उस टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन में उपलब्ध है। उस टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन में हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जैसे आप लोग नए नए वस्तु, नए नए आइडियाज, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए अनुसंधान करके अपना व्यापार बढ़ा सके। और वो टेक्निकल टेक्सटाइल तो पूरा यहाँ पे है, पूरी दुनिया यहाँ पे खड़ी है जो टेक्निकल टेक्सटाइल का लाभ ले सकती है। हैंडमेड फाइबर से ही अगला स्टेप टेक्निकल टेक्सटाइल हो जाएगा, जियो टेक्सटाइल्स। अब उसमें ट्रेनिंग का भी प्रावधान है कि हम हमारे नए लोगों को, युवा पीढ़ी को ट्रेन करके
टेक्निकल टेक्सटाइल्स की तरफ आकर्षित कर सके। तो ना तो अनुसंधान में आपको कुछ विशेष पैसा खर्चा करना पड़ेगा, ना ट्रेनिंग में करना पड़ेगा। सरकार, केंद्र सरकार करने को तैयार है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आग्रह था कि हमने टेक्निकल टेक्सटाइल्स को, सिंथेटिक्स को बल देना चाहिए, क्योंकि आज परिस्थिति ऐसी है कि विश्व में अगर हम टेक्सटाइल वैल्यू चेन देखें तो लगभग 2/3 आस्ते आस्ते टेक्निकल और मैनमेड फाइबर्स की तरफ जा रहे हैं। कॉटन टेक्सटाइल्स का प्रभाव है, उसकी वैल्यू है, लेकिन साधारणतः रोजमर्रा के कपड़ों में टेक्निकल टेक्सटाइल्स का प्रभाव और मैनमेड फाइबर्स का प्रभाव बढ़ते गया है। शायद पश्चिमी देशों में, विकसित देशों में मौसम के हिसाब से भी वो टेक्सटाइल्स ज्यादा चलते हो। तो हम चाहते हैं कि भारत उसमें नया नया शोध करे, नया नया प्रोडक्ट्स को डेवलप करे, युवा युवतियों को का हुनर उसमें बढ़े, जिससे उनका योगदान और बढ़ सके। आप अभी इस पेवेलियन में बैठे हैं और मैं समझता हूँ आप इधर से पूरा घूमते हुए आ रहे हैं, आपको क्या लगा? अच्छा लग रहा है। आपने शब्दों में कंजूसी कर ली है, ये बहुत ही सुंदर प्रतिसाद मिल रहा है। यानी देखिए, ये हमारा कोई रिटेल वाला एग्जीबिशन नहीं है कि यहाँ पर हर कोई बाजार का सड़क चलता हुआ व्यक्ति आ जाए। यहाँ जितने लेने वाले खरीदार हैं और व्यापारी हैं, पुराने व्यापारी हैं, एक दूसरे के यानी बिजनेस टू बिजनेस के प्लेटफॉर्म है। उस सुंदर प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए जितने की हम अपेक्षा कर रहे थे उससे ज़्यादा व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं। हमने तो यहाँ पर सारे व्यापारियों के, हमारे जो उनके जो भाव हैं, वो चाहते हैं कि हर साल इस तरह के इतने सुंदर भव्य एग्जीबिशन होने चाहिए। कल मंगल प्रभात जी आए, उनके समक्ष आपने अपनी बातों को रखा। उसके बाद आज पीयूष जी आ रहे हैं, तो उनके क्या कुछ आपके मतलब कि लग रहा है कि आप उनको रखेंगे जी, जो कमियां हैं पूरी करेंगे, अपनी बातों को किस तरह से रखेंगे? सुनिए, मूल बात आप एक समझ लीजिए, हमारी क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान क्या होगा, हम इस बात पर नहीं जाते। हम इस बात पर जाते हैं कि हम कितनी उड़ान भर सकते हैं, हमारे पंखों में सामर्थ्य कितनी है, हमारी ताकत कितनी है, हम कितना आगे जा सकते हैं। यहाँ हर व्यापारी अपने में बहुत सामर्थ्य लेकर चल रहा है, उस सामर्थ्य के बल पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, सरकार से सहायता मिलती है, सरकार से हमें प्रोत्साहन मिले, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सरकार इतना कर दे कि हमारे रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर दे, और वो बाधाएं भी कौन सी? सरकारी बाधाएं हों या प्राकृतिक बाधाएं हों, विपदाएं हों, जो ऐसे अनपेक्षित रूप से जो हमारे सामने आ जाए। यानी उदाहरण के रूप में समझिए कि आप अभी कोरोना काल गया है, कोरोना काल के अंदर पूरा बम्बई, पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश बंद था। इस समय में अगर आप देखेंगे तो व्यापारियों ने ही संपूर्ण रूप से सरकार का साथ दिया है। किसी व्यापारी ने एक पैसा भी सरकार का नहीं रखा। यानी हम लोगों के पास जो बैंक की ऋण सुविधाएं थी, हमने उनका पूरा ब्याज चुकाया है। यानी व्यापारियों ने अपने घर से पैसे चुकाकर भी अपने सरकार को हिम्मत दी, साहस दिया है। तो हम इस व्यापार के माध्यम से सरकार की सहायता करते हैं और सरकार से इतनी अपेक्षा करते हैं कि व्यापार हमारे देश की मूल बात है। सारे संसार में जो हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की बात करते हैं, अभी हम जहाँ पांचवी अर्थव्यवस्था हैं, तो उसमें हमारे व्यापार का ही मूल रूप से सबसे बड़ा योगदान है। तो हमें इसका पूरा हमें सम्मान मिले, इतनी सी अपेक्षा हम करते हैं। यहाँ पे 100 से ज़्यादा तकरीबन स्टॉल लगे हुए हैं, तो किस तरह के मतलब यहाँ पे जो टेक्सटाइल नुमाइश की जा रही है, लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके बारे में बताइए। आप इसको भी देखिए कि टेक्सटाइल एक परंपरा से परिवर्तन की ओर चलने वाला मार्ग है। हमारे पास परंपरागत व्यापार भी है और परिवर्तन का व्यापार भी है। अब परंपरा से जो चल रहा है हम उसको भी चला रहे हैं, और उसके बाद में अभी आप देखते हैं कि अब बहुत तरह के कपड़ों का, जैसे आप कभी शादी ब्याह होती है तो आप अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, साधारण रूप से एक आप अलग तरह से कपड़े पहनते हैं। तो हम उस तरह सारे परिवर्तनों के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। पुराना युग चला गया कि एक आदमी खाली धोती कुर्ता पहनता था, बात समाप्त हो जाती थी। आज हर एक के घर में नए से नए फैशनेबल कपड़े होंगे, नए से नए वस्त्र होंगे। तो हम उन सब का सामूहिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं
और वो प्रदर्शन हमारे देश के सारे जितने भी आने वाले व्यापारी सबको भाया। हर व्यक्ति क्या क्या बना रहा है उसका प्रदर्शन कर रहा है, और वहाँ पर लेने वाले उसको चाहते हैं वो आगे से आगे तक पूरे देश भर में बांट रहे हैं। और इतना ही नहीं है, हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी जो व्यापारी आ रहे हैं उनकी जो अपेक्षाएं हैं हम उनको भी पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और आखिरी बात मैं इस बारे में कहूँ कि हम अपने व्यापारियों को पंख देना चाहते हैं कि वो किस तरह से आगे बढ़े। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा बाजार हमारे लिए खाली पड़ा है, उस व्यापार हमारे पास खाली स्थान को भरने के लिए हमारे पास सामर्थ्य है, बस साहस की कमी है, और साहस को भरने के लिए ये हमारे उत्सव का आयोजन है। जिस तरह से आपके द्वारा लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे व्यापारी जुड़ रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं साहस भी दुगना हो रहा है। आने वाले समय में इसके अलावा और क्या कुछ देखने को मिलेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में? बात इतनी है, टेक्सटाइल निरंतर परिवर्तनशील हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि आज से 50 साल पहले क्या कपड़ा चलता था और आज क्या कपड़ा चलता है, आप ये पूरे यहाँ पे आए हैं पेविलियन में, तो आप देखिए हर स्टॉल पर जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगी बात। तो उसी तरह से स्त्रियों के परिधान में भी बहुत सारी रूपांतरण आ गया। पहले स्त्रियों के परिधान आप समझते हैं, पहले साड़ी की बात थी, साड़ी लहंगे की बात थी, पर आज साड़ी लहंगे से बढ़ते हुए बहुत कुछ आगे तक चलेगा। आज स्त्रियों के पास में भी विविध प्रकार की पोशाकें हैं, तो वो सारी पोशाकों का निर्माण, यानी उस तरह के नए नए कपड़ों का निर्माण करना, और वो सारा निर्माण हमारे देश में तो प्राचीन काल से हो रहा है। यानी सूरत किसी समय में उससे लेकर आज तक भी अगर आप देखें तो सूरत लेडीज़ वेयर के लिए सबसे आगे है। पूरे विश्व में अगर कपड़ा कहीं से जाता है स्त्रियों के लिए तो वो हमारे सूरत का, यानी हमारे भारत का ये कार्य है। तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा परिवर्तन की तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं, और वो समय दूर नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री की इस संकल्प को कि हमारा भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, हमारा कपड़ा उद्योग भी उसमें एक प्रमुख स्तंभ के रूप में होगा। देखिए सर, आप कुछ क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? हमारे इस एशिया टैक्स के बारे में हमारे अध्यक्ष महोदय ने तो काफ़ी कुछ बता दिया, हमारे उपाध्यक्ष महोदय भी विराजमान है, हमारे खान पान के संयोजक भी विराजमान हैं यहाँ पर सभी। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो ये एशिया टैक्स आज 5वां एशिया टैक्स हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लगाया है, इतना शानदार एशिया टैक्स जिनमें पूरे तन मन धन से सभी ने मेहनत की है। हमारे संयोजक सुशील जी गाड़िया, अनुराग जी पोद्दार, हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीकृष्ण चंद जी जैन, उपाध्यक्ष महोदय सज्जन जी डकानिया, निर्मल जी गुप्ता सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष संजीव जी बुबना, और पूरी कमेटी हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो हम 52 कमेटी मेंबर हैं, उन सबके सहयोग से, और सभी व्यापारियों ने जिन्होंने 122 स्टॉल में पूर्ण सहयोग दिया, चाहे सूरत, भिलवाड़ा, बॉम्बे, इचलकरंजी, पाली, बालोतरा, सभी भाइयों ने बहुत ही सहयोग दिया, व्यापारियों ने। यहाँ तक कि सूरत वालों ने, बालोतरा वालों ने तो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस भी रखी थी, और वहाँ हमारे अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय वहाँ गए भी थे। तो ये सफलता का श्रेय जाता है हमारे कन्वीनर और अध्यक्ष महोदय को जाता है कि जिन्होंने बहुत ही शानदार मेहनत की। और भविष्य के बारे में आपने पूछा, हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऐसी संस्था है जो 125 साल से निरंतर ऐसा सेवा का कार्य कर रही है। हमारे संरक्षक में काशीनाथ जी गाड़िया, जो आज 101 साल की उम्र भी हो गई है उनकी, वो अभी भी जीवित है और संस्था के प्रति हमेशा सद्भावना बनाए रखते हैं। हमारे उमेदमल जी शाह, जो हमारे संरक्षक सदस्य हैं, उनकी भी उम्र इतनी हो गई, लेकिन आज भी उनमें इतना प्रति संस्था के प्रति उनके भाव में श्रद्धा भाव है कि हमेशा संस्था के कार्य में हमेशा अग्रणी रहते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। बस भविष्य में भी इसी प्रकार से हमारे हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जैसे चिकित्सालय, स्कूल, हमारे प्रकल्प चलते हैं, ऐसे ही हमारी संस्था आगे व्यापारियों के लिए भी कार्य करती रहेगी और सामाजिक कार्य भी करती रहेगी। भारत आज विकासशील देशों की श्रेणी से आगे निकलकर विकसित देशों की श्रेणी में आ रहा है। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है वहाँ मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। कारण इतनी बड़ी आबादी, 140 करोड़ की आबादी का देश, और काम के लिए व्यक्ति खोजते हैं कहाँ काम मिलेगा, कहाँ काम मिलेगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है टेक्सटाइल, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देने वाला क्षेत्र है ये। इतने डिविजन्स हैं टेक्सटाइल्स में, इतने सेक्टर्स हैं, इतने मेडअप्स हैं, इतने चेंजेज हैं, फ्रॉम यार्न टू मैन्युफैक्चरिंग से आगे वैल्यू एडिशन से आगे मेडअप। तो टेक्सटाइल जितना बड़ा उद्योग दिख रहा है, उससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है
और एम्प्लॉयमेंट के बगैर किसी भी नेशन का डेवलपमेंट नहीं आ सकता है। आज हम यूरोपियन कंट्रीज से भारत की तुलना नहीं कर सकते हैं, कारण वहाँ की आबादी कितनी है, कहीं 5 करोड़